गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया। गुड इवनिंग। 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज में आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो इंश्योरेंस कंपनीज के दूसरे हिस्से पर बात हो रही है। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनीज के पहले हिस्से पर चर्चा कर ली है, जिसमें हम लोगों ने इंश्योरेंस क्या होता है इस पर बातचीत कर ली थी। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, इस पर हमारी पूरी पूरी चर्चा हो चुकी है। आज हम दूसरे हिस्से पर क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, इंश्योरेंस में ई रिपोजिटरीज क्या होती हैं और ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैंने पिछली बार भी यानी कल वाली मुलाकात में भी आपसे कहा था कि लास्ट जो एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन 2023 में तो इंश्योरेंस से खूब ढेर सारे गाजे बाजे के साथ क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 और 2025 के चारों पेपर में, मतलब 2024 में 2 बार पेपर हुआ, 2025 में 2 बार पेपर हुआ, चारों पेपर में इंश्योरेंस से ठीक ठाक संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस के 2 टॉपिक आपको मिलने वाले, एक मॉड्यूल सी में जिस पर हम बातचीत करें, एक मॉड्यूल डी में आपको टॉपिक मिलेगा बिल्कुल अंत में इंश्योरेंस प्रोडक्ट के नाम से। इन दोनों ही टॉपिक से मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया। आराम से आप ये मान के चलिए कि इंश्योरेंस अकेले कम से कम 5 से 7-8 क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इत्मीनान से इसको सुनते चलिएगा। आज हम इंश्योरेंस पर पूरी पूरी चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना ये है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का चल ही रहा है, आप लोगों को पता है 22 फरवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आपके मे एग्जामिनेशन के लिए, जेआईबी और डीबीएफ के लिए। आप में से जिन्होंने भी जेआईबी और डीबीएफ को टारगेट किया इस बार में एग्जामिनेशन के लिए और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, गुरु सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि उस झमेले से छुटकारा पाके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। 3 मई से ही आपका पेपर है, तो मोटे मोटे तौर पर फरवरी आधे महीने आपके पास, आधे महीने का टाइम है, मार्च और अप्रैल का टाइम है, ठीक है। और वो शुरुआत के 2 दिन मत रखिए, उसमें मॉक टेस्ट और ये सारी चीजें आपको देनी होती हैं। तो कायदे से अगर देखा जाए तो 75 डेज के आसपास आपका कुल समय बचा हुआ है। अभी भी पर्याप्त समय है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करके पेपर सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं, चारों पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं, इतना समय है अभी आपके पास। लेकिन अब समय खराब मत करिए, अब जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई को समय देना शुरू करिए। महापैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार महापैक को ज्वाइन कर लिया है तो हमारे जितने भी रनिंग बैचेस हैं, रनिंग बैचेस का मतलब अभी तक जो भी बैचेस चल रहे हैं उन सबका एक्सेस मिलेगा। जो 15 से ज्यादा बैचेस हैं, इनके अलावा जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस होंगे, जो भी पेड बैचेस आएंगे उनकी कोई भी फीस हो, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और हर प्रकार के पेड बैच, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो एमसीक्यू बैच हो, सबका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ महापैक में आपको हम चारों ही सब्जेक्ट की जो ई बुक्स हैं उनका एक्सेस आपको मिलता है, एडिशनल मॉक टेस्ट आपको मिलती है, सारी सुविधाएं आपको महापैक में मिलेगा। और ये सारी फैसिलिटीज तीनों ही तरीके के महापैक में अवेलेबल है, चाहे वो 6 मंथ हो, चाहे वो 12 मंथ्स हो या 24 मंथ्स हो। अगर इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो फाउंडेशन 2.0 आपके लिए अभी चल रहे हैं। ये भी आपके में एग्जाम को टारगेट करते ही इसको जो है किया गया था, लाया गया था, आपके साथ जोड़ा गया था। तो जेआईबी महापैक में ये आप, अगर आप जेआईबी महापैक लेते हैं तो महापैक के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी प्राइस है, और अगर महापैक लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको महापैक मिलेगा। इनके अलावा वीकेंड बैच भी आपके लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। 21 फरवरी से इसमें क्लासेस आपके लिए शुरू हो रही हैं, है ना। इसमें वीकेंड बैच में, वीकेंड बैच का मतलब ये है, ये नवंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है, नवंबर 2026 के एग्जाम को। अगर आप में से कोई ऐसे हमारे मित्र हैं जो नवंबर वाला पेपर टारगेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वीकेंड में उनको कोई लाइव क्लासेस मिले, तो वीकेंड बैच आपके सभी के लिए लाया गया है। वीकेंड बैच की शुरुआत होने वाली 21 फरवरी से। अब आते हैं आपके लिए आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे इंश्योरेंस रिपोजिटरीज क्या होती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इंश्योरेंस रिपोजिटरीज के साथ साथ ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, ये 2 मुद्दे हमारे डिस्कशन में आने वाले, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस रिपोजिटरीज क्या होती हैं। देखिए, इसको हम अंतर से समझते चलेंगे। 2 चीजें आप लोग सुनते हैं, एक तो हमारी जो बात आज होगी वो किस पर होगी, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज पर। और आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में डिपॉजिटरीज सुना होगा। डिपॉजिटरीज भारत में 2 हैं, एक है आपका एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, 1996 में स्टैब्लिश हुआ है। दूसरा आपका सीडीएसएल, 1999 में स्टैब्लिश हुआ है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्लियर है। देखिए, डिपॉजिटरी क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, इंश्योरेंस डिपॉजिटरी आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। डिपॉजिटरी क्या काम करता है, 1996 में एनएसडीएल लाया गया, 1999 में सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली होता क्या है
इन डिपॉजिटरीज के आने के पहले आप स्टॉक्स को फिजिकल फॉर्म में खरीदते थे, यानी अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स आपको खरीदने हैं तो वो स्टॉक्स आपको फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, उससे संबंधित सर्टिफिकेट्स आपको फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध कराए जाते थे। फिजिकल फॉर्म में जो सर्टिफिकेट्स आपके हैं उनको संभाल के रखना, उनको बचा के रखना एक बड़ा मुश्किल वाला काम है। और जब आप कभी भी अपने शेयर्स को बेचते थे तो ये ट्रांसफर करने होते थे आपको, जिनको भी आप बेचते थे। ये सारी चीजें फिजिकली होती थी। लेकिन जब डिपॉजिटरीज आ गई तो डिपॉजिटरीज के माध्यम से ये सारी चीजें आपके लिए इलेक्ट्रॉनिकली संभव हो पाई। कैसे इलेक्ट्रॉनिकली संभव हो पाई? डिपॉजिटरीज क्या करती हैं, आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, डीमैटेरियलाइज अकाउंट जिनको हम कहते हैं। इन डीमैट अकाउंट के माध्यम से अब आप अपने स्टॉक्स को डिजिटली खरीद और बेच सकते हैं। क्लियर है? आपको कोई फिजिकल शेयर ट्रांसफर नहीं किया जाता, ना ही फिजिकल सर्टिफिकेट आपको भेजा जाता है, बल्कि आप अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर्स को डिजिटली खरीद और बेच सकते हैं, डिजिटली उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो अब अगर सर्टिफिकेट नहीं जा रहा है तो फिर आपके सर्टिफिकेट्स कौन मेंटेन कर रहा है, या जो आपका ये डीमैट अकाउंट है इसे कौन मेंटेन करेगा? डीमैट अकाउंट तो आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप अपने स्टॉक्स को डिजिटली खरीद और बेच स्टॉक्स को डिजिटली खरीद और बेच सकते हैं, डिजिटली उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको डीमैट अकाउंट सुविधा दे रहा है। लेकिन आपके इन स्टॉक्स को कौन अपने पास मेंटेन करेगा? क्योंकि ये तो डिजिटल फॉर्म में है ना, और कोई सर्टिफिकेट आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये सर्टिफिकेट्स आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स कौन मेंटेन करेगा? इन डीमैट अकाउंट्स को कौन मेंटेन करेगा? इनको कौन देखेगा? इनको कौन रेगुलेट कर रहा होगा? साथ ही साथ जब आप अपने शेयर्स को बेच रहे हैं तो ओनरशिप आपसे हट रही है, जो शेयर्स को खरीद रहा है उनको ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। ये सब काम कौन करेगा? यही सारे काम करता है डिपॉजिटरीज। आपके जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, आपने ग्रो ऐप से या एंजल ब्रोकिंग से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया। अब जब आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा लेते हैं तो वो तो आपके पास डिजिटली मेंटेन है। कल को ये एप्लीकेशंस जिन भी एप्लीकेशंस के माध्यम से आपने डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं, जिनके माध्यम से आप खरीद और बेच रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर वो कल को नहीं चल रहा है, बंद हो गया, तो क्या आपके शेयर्स चले जाएंगे? आंसर है नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो खाली आपके माध्यम है खरीदने और बेचने का। आपके जो शेयर्स डिपॉजिट है बेसिकली वो इन्हीं डिपॉजिटरीज के पास है। तो डिपॉजिटरीज क्या करते हैं भैया? आपके शेयर्स को मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उनमें ओनरशिप को हटाना, ओनरशिप को मेंटेन करना, आपके शेयर सर्टिफिकेट्स, ये सब डिजिटली अपने पास मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? डिपॉजिटरीज करते हैं। लेकिन ये डिपॉजिटरीज काम करती हैं स्टॉक मार्केट के लिए। वैसे ही इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज काम करती हैं इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। क्लियर? किसके लिए भैया? इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। कैसे काम करती हैं? इनका बिल्कुल वही काम है जो यहां डिपॉजिटरीज का है। यानी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज हैं वो ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से, किसके माध्यम से? ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से। जैसे कि वहां आपका डीमैट अकाउंट के माध्यम से ये आपके सारे शेयर्स को डिजिटली अपने पास मेंटेन करती हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करती हैं, सर्टिफिकेट्स को मेंटेन करती हैं, डिजिटली उन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करती हैं। वही काम यहां पर आपके लिए इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज कर रही हैं और ये कहती हैं कि आप क्या करें? ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर लें। इन ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से अब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने बीमा को खरीद भी सकते हो, आप अपने बीमा को मेंटेन भी कर सकते हैं। आपको किसी फिजिकल बॉन्ड या फिजिकल पेपर की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आपके पास कोई फिजिकल पेपर या फिजिकल बॉन्ड नहीं होगा तो ये इसको फिर मेंटेन कौन करेगा? ये कौन तय करेगा कि आपके बॉन्ड्स, आपकी पॉलिसी बिल्कुल सुरक्षित है, भले ही वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली दी गई है? ये सब कुछ मेंटेन करने का काम कौन करेगा? इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज। तो ये बिल्कुल काम करती है वैसे ही जैसे डिपॉजिटरीज काम करती हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है और इनको रेगुलेट करती है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। अब इसमें इंडिया शब्द जोड़ दिया गया तो IRDAI बन चुका है, जबकि इन सबको रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। तो इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज क्या है भैया? इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज आपके ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस को, जिनमें आपको फिजिकल अब इंश्योरेंस परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, उनको मेंटेन करना, उनमें कोई परिवर्तन, उस परिवर्तन को करना, आपके बॉन्ड्स वगैरह को अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करता है। इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होने की वजह से क्या हो जाते हैं भैया? ट्रांसफर आसान हो जाता है, उनमें किसी प्रकार के चेंजेस आसान हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना आसान हो जाता है। और ये सारे काम कौन कर रहा है भैया? इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज काम कर रही है। और इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज ही आपके लिए उपलब्ध कराती हैं ई इंश्योरेंस अकाउंट, जैसे कि ये डिपॉजिटरीज आपके लिए उपलब्ध कराते हैं डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट में। अब क्या है भैया इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज? क्लियर है इतनी बात? चलिए यहां पर देख लेते हैं इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज क्या है। बहुत इत्मीनान से पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा। मैंने आपको सारी बात यहां पर विधिवत तरीके से बता दी है। देखो क्या है भैया, व्हाट इज इंश्योरेंस रिपॉजिटरी? डेफिनेशन क्या है? एन इंश्योरेंस रिपॉजिटरी, या जिसको हम ई इंश्योरेंस रिपॉजिटरी भी बोलते हैं, इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स पॉलिसी होल्डर टू होल्ड एंड मैनेज देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो आपको
ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को मैनेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA का इनिशिएटिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू डिजिटलाइज एंड स्ट्रीमलाइन पॉलिसी इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या ऑब्जेक्टिव था? जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उनको डिजिटलाइज करना ताकि वो इजीली मेंटेन किए जा सकें। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वर डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कुड बी लॉस्ट और डैमेज। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके पास पॉलिसी बॉन्ड भेजा गया, अब पॉलिसी बॉन्ड अगर आप गायब कर दो, पॉलिसी बॉन्ड आग लग जाए, जल जाए, पॉलिसी बॉन्ड में कोई दिक्कत हो जाए, फट जाए, तो फिर उस केस में आपको अपने बीमा का क्लेम लेने में बड़ी दिक्कत होगी। या आप अगर कहीं एड्रेस चेंज कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो पॉलिसी बॉन्ड में ये सब चेंज कराना आपके लिए दिक्कत है। जबकि अगर ये सारी चीजें बॉन्ड वगैरह डिजिटली मेंटेन है तो उसको मेंटेन करना आसान है, सुरक्षित रखना आसान है, उनमें कोई चेंज करना भी बहुत स्पीड में किया जा सकता है, बहुत आसानी से उसको किया जा सकता है। फिजिकल फॉर्म में ये सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लगेंगी। इंश्योरेंस रिपोजिटरीज प्रोवाइड अ सोर्स कन्वीनियंट एंड पेपरलेस सिस्टम फॉर मैनेजमेंट पॉलिसीज। अपनी पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए जो इंश्योरेंस रिपोजिटरीज है वो आपको सिक्योर, कन्वीनियंट और पेपरलेस सिस्टम प्रोवाइड करती है, जैसे कि डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट में, और उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं डिपॉजिटरीज। अब ये सिस्टम लॉन्च किया गया था 16, ये डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर 2013 में IRDA के द्वारा। रिपोजिटरीज एक्ट एज अ सिंगल सर्विस पॉइंट फॉर ऑल ई पॉलिसीज ऑफ अ पॉलिसी होल्डर। कितनी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज भारत में काम कर रही हैं? एक आपका इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड है, ये NSDL का ही है। NSDL इसमें पेरेंटिंग कंपनी है, पेरेंटिंग कंपनी नहीं, पेरेंट कंपनी लिखा जाएगा, ये इसकी पेरेंट कंपनी है NSDL, ये याद रखिएगा। बाकी नाम है नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और कैंप्स रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये 4 है भैया, ध्यान से समझिएगा। All repositories are regulated by IRDA. Currently, only life insurance and pension policies can be held in e-insurance account. अभी केवल इस बार 2025 अप्रैल से तो लाइफ इंश्योरेंस आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही बेची जाएंगी, पेंशन प्रोडक्ट पर भी लागू कर दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ, जो है आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट को समझने के लिए वापस इस डायग्राम पर आते हैं। देखिए है क्या, डिपॉजिटरीज का क्या काम है? आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटली आपके लिए मेंटेन करके रखना। ठीक है जी, इतनी बात। वैसे ही इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज का काम है आपके फिजिकल पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज में मेंटेन करके रखना। क्लियर है? लेकिन आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस आएगा कैसे? आप अपने इंश्योरेंस को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे खरीदेंगे? आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे खरीदेंगे और बेचेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट की सुविधा दे रहे हैं। इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज ने कहा कि हम इसके लिए आपको ई इंश्योरेंस अकाउंट की सुविधा दे रहे हैं। अब अगर ग्राहक इंश्योरेंस परचेज करना चाहता है तो वो ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर सकता है। एक एक करके मैं पूरी बात आपको बताता चल रहा हूं। ये ई इंश्योरेंस अकाउंट कैसे ओपन होंगे? ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेशन दे सकते हो, या इन चारों में से किसी एक रिपोजिटरी को आप एप्लीकेशन दे सकते हो, वो आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, जैसे कि डीमैट अकाउंट ओपन होता है। ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से आप अपने बीमा को इलेक्ट्रॉनिकली परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं। ई इंश्योरेंस अकाउंट मेंटेन करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ई इंश्योरेंस अकाउंट में आप एक से ज्यादा बीमा मेंटेन कर सकते हो, जैसे आपके डीमैट अकाउंट में आप एक से ज्यादा कंपनीज का, जितने भी कंपनीज के आप शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमैट अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होगा। डीमैट अकाउंट के माध्यम से उसको मेंटेन किया जाएगा। मेंटेन करने का काम NSDL और CDSL करेंगे, जिनका भी वो डीमैट अकाउंट है। वैसे ही ये सारे काम करेंगे, रिपोजिटरीज काम करेंगे बिल्कुल डिपॉजिटरीज के तरह। तो आप जो भी इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज करेंगे, उनको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने का काम कौन करेगी? आपकी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज। तो ई इंश्योरेंस अकाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेशन देके, या आप इनमें से चारों रिपोजिटरीज में से किसी को भी एप्लीकेशन देके ई इंश्योरेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। ई इंश्योरेंस अकाउंट आप ओपन करेंगे तो लॉगिन, पासवर्ड, ये सब चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। एक से ज्यादा पॉलिसीज आप परचेज कर सकते हैं। अलग अलग पॉलिसी खरीदने के लिए आपको अलग अलग ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती। ई इंश्योरेंस अकाउंट आपको ये सुविधा देता है कि आप अपने इंश्योरेंस को इलेक्ट्रॉनिकली परचेज कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना या अकाउंट मेंटेन करने के लिए कोई चार्ज नहीं लेता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ई इंश्योरेंस अकाउंट से ही आप बीमा को परचेज कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट में दिया गया है। ई इंश्योरेंस अकाउंट में आप नॉमिनी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी आपके पास सुविधा होती है इंश्योरेंस अकाउंट में। तो ई इंश्योरेंस, अच्छा, ई इंश्योरेंस अकाउंट में कई कैटेगरी के बीमा आप मेंटेन कर सकते हैं, केवल कई बीमा नहीं। जैसे आपने हो सकता है 2 लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया हो, आपने हो सकता है 2 कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया हो,
तो ऐसा नहीं कि केवल एक से ज्यादा एक ही कैटेगरी के इंश्योरेंस आप यहां पर मेंटेन कर सकते, नहीं, आप एक इंश्योरेंस अकाउंट में कई कैटेगरी के इंश्योरेंस को फिजिकली मेंटेन कर सकते हैं, आप फिजिकली वहीं से परचेज कर सकते हैं। ई इंश्योरेंस अकाउंट आपको ये सुविधा देता है। अप्रैल 2025 से लाइफ इंश्योरेंस को ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से ही खरीदने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ई इंश्योरेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस रिफर्स टू बाइंग and managing insurance policies through digital or online platforms, making the process easy and convenient। जो आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट है वो आपको क्या सुविधा देता है कि आप अपनी पॉलिसीज को बाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन अकाउंट के माध्यम से। A policyholder can open an e-insurance account with any repository approved by Insurance Regulatory and Development Authority, and only one e-insurance account is allowed per person। पर पर्सन एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट आपके लिए जरूरी है, मतलब आपके लिए आप ओपन कर सकते हैं। अलग अलग बीमा के लिए नहीं जरूरी है कि अलग अलग ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन किया जाए, एक व्यक्ति एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर सकता है। और IRDA से जो भी अप्रूव्ड आपकी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज हैं उनमें से किसी के पास भी आप ओपन करवा सकते हो। अच्छा, क्या अगर मेरे पास कोई बीमा पॉलिसी नहीं है तो भी मैं ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर कोई बीमा पॉलिसी नहीं तब भी भविष्य में जब भी खरीदेंगे आप उस ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से खरीदेंगे। क्या मेरे पास पहले से कोई फिजिकल बीमा है, जो कि था ही सबके पास पहले से, तो क्या उसे मैं ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करवा के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्लियर है? आपको बस इसके लिए अपने इंश्योरेंस कंपनी को एक मेल लिखना होगा, एक लेटर लिखना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि सर ये मेरा फिजिकल इंश्योरेंस है, आप इसे ई इंश्योरेंस पे कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, जितनी बार देखिए फीचर्स क्या है ई इंश्योरेंस अकाउंट के, पॉइंट वाइज सारी चीजें पढ़ते चलते। ईच ई इंश्योरेंस अकाउंट हैज अ यूनिक अकाउंट नंबर एंड ईच अकाउंट होल्डर इज ग्रांटेड अ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू एक्सेस देयर ई पॉलिसीज। पीछे आपको बताया गया कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा ताकि आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाए। ई इंश्योरेंस अकाउंट इज ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द एप्लीकेंट। ये बात एक एक करके ध्यान में रखिएगा, सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना, मेंटेन करना, ये दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। An individual who does not have an insurance policy can also open an e-insurance account। अगर आपके पास कोई पहले से पॉलिसी नहीं है तो भी आप e-insurance अकाउंट ओपन कर सकते हैं। After buying a policy, the policy holder can give a request for dematerialization। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब ही है आपके फिजिकल इंश्योरेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना ऑफ द पॉलिसी टू द इंश्योरर और इंश्योरेंस रिपोजिटरीज। अगर आपके पास पहले से कोई बीमा नहीं है तो भी आप परचेज कर सकते हैं, पहले से कोई फिजिकल बीमा है तो भी आप ये इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करके अपनी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी होगी जो बीमा बेच रहा है, और इंश्योरेंस रिपोजिटरी, दोनों में से किसी को भी एप्लीकेशन देके इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं। टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग पेपर पॉलिसी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अ सर्विस रिक्वेस्ट हैज टू बी मेड टू द इंश्योरेंस रिपोजिटरी और द इंश्योरर। जो पीछे आपको बताया गया, अगर फिजिकल फॉर्म में आपका बीमा है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बस आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट देनी है, चाहे आप इंश्योरेंस रिपोजिटरी को दे दें चाहे इंश्योरेंस कंपनी को दे दें। एंड ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर कैन अपॉइंट एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू ऑपरेट हिज अकाउंट in case of unfortunate demise or incapability of e-insurance account holder। The authorized representative will in time intimate है, यहाँ चमक रहा है, intimate the insurance repository about the demise incapability policy holder with the valid proof। अब आप चाहें तो अपने ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम में, ये इंश्योरेंस अकाउंट में एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अपना अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको हम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको केवल रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर उस प्राइमरी पार्टी की मृत्यु हो गई तो उसका वैलिड प्रूफ देना, ये सारी चीजें करना वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ही करेगा। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। नॉमिनी वो होगा जिसको बीमा का सारा फायदा मिलेगा, सारा लाभ मिलेगा अगर प्राइमरी पार्टी की मृत्यु हो जाती है तो। हाँ, ये जरूर संभव है कि आपका जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो नॉमिनी भी है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सेम व्यक्ति हैं, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी सेम व्यक्ति हो सकते हैं, ये दो अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक होगी जितनी बात, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलनी है ई इंश्योरेंस अकाउंट में। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। अब ये ई इंश्योरेंस अकाउंट आपका मेंटेन कौन करेगा? तो ई इंश्योरेंस अकाउंट की मेंटेनेंस का काम वही करेंगे, यानी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज करेंगे, वही उनका काम है। इंश्योरेंस अकाउंट जो आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट है उसको मेंटेन करना, उसके माध्यम से आपने जो पॉलिसीज परचेज कर रखी हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली अपने पास मेंटेन करना, मैनेज करके रखना, यही काम है इंश्योरेंस रिपोजिटरीज का। और ये सुविधा जिस माध्यम से देती है वो आपका है ई इंश्योरेंस अकाउंट। तो आज ई इंश्योरेंस रिपोजिटरीज के बारे में पूरी बातचीत हुई, ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है इस पर हमारी पूरी बातचीत हुई, कितने आपके रिपोजिटरीज हैं इस पर हमारी पूरी चर्चा हुई। आज के लिए इतनी ही चर्चा रहने देते हैं मित्रों। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए ये है कि आप सभी के लिए एमसीक्यू बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। ये एमसीक्यू बैच में क्लासेस 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। महापैक अगर आप लेते हैं तो एमसीक्यू बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है जी। एमसीक्यू बैच क्या है? इस बैच में हम आपका पूरा सिलेबस, चारों ही सब्जेक्ट का
एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे ताकि आप एमसीक्यू पर अच्छी प्रैक्टिस कर पाए और एक बार में अपने सारे पेपर क्लियर कर पाए। तो एमसीक्यू बैच शुरू हो आपका लॉन्च कर दिया गया है, 24 फरवरी से इसमें आपके लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं। इनके अलावा अगर आप आरबीआई को टारगेट करें तो समर्थ बैच भी आपके लिए है। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं, आपसे बातचीत होती रहती है। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। दोनों तरीके में से जो आपको आसान लगे आप उस माध्यम से उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल आपसे वापस मेरी मुलाकात होगी, एक नए मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक्स अ लॉट।